हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे क्लास 6 भूगोल का जो 5वां अध्याय है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इनके बारे में हम देखेंगे कि हमने इससे पहले एक वीडियो में उसमें जाना था कि जो महाद्वीप है वो 7 महाद्वीप होते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी कि वो उसमें क्या क्या पॉइंट हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो आगे बढ़ेंगे कि जो हमारा जलमंडल है, जलमंडल में कौन कौन से जलमंडल में 5 महासागर होते हैं उनके बारे में, फिर हम जानेंगे जीवमंडल के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं। जब सबसे पहले जलमंडल क्या होते हैं। ठीक है, जल मंडल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या जाना था कि स्थल मंडल। ठीक है, पहले की वीडियो हमने जाना कि जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, जो बहुत बड़े जो भूभाग को हम, जो धरती वाले भाग या स्थल भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल में हमने जाना कि जो महाद्वीप आते हैं, 7 महाद्वीप, उनके बारे में देखा। अब हम जलमंडल का देखेंगे कि जलमंडल किसे कहते हैं। कि पृथ्वी के बहुत बड़े, पृथ्वी के बहुत बड़े जल वाले भाग को हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े जल वाले भाग को हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। जलमंडल में जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी अवस्था होती हैं, तो देखिए, पहली अवस्था होती है बर्फ, दूसरी अवस्था होती है जल, और तीसरी अवस्था होती है जलवाष्प। ठीक है, पहली कौन सी होती है, बर्फ, जल, और फिर आती है जलवाष्प। ये 3 क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं जल की। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह का जो 71%, जो हमारे जो पृथ्वी है उसका जो 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, और जो बचे हुआ, इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है, देखिए, बचे हुए जल से ढका हुआ 71% जो भाग है जल से ढका हुआ है, और बचे हुए 2% जो पानी में से अधिकांश भाग है जो बर्फ के रूप में क्या है, ग्लेशियर और आइसबर्ग में है, और आइसबर्ग में है। ठीक है, आप देखते हैं जो पृथ्वी है, देखिए इसमें ही कि पृथ्वी पर उपलब्ध पूरे पानी का, जितना भी पानी है, पूरे पानी का 1% से भी कम हिस्सा
क्या होता है, मनुष्य के उपभोग के लिए, मनुष्य के यानी पीने योग्य क्या है 1%, तो मनुष्य के उपभोग के लिए बचता है। इसलिए नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या जल ही जल है, 71% अपनी पृथ्वी पर है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, पीने योग्य जो 1% जो पानी होता है ये मनुष्य के लिए उपभोग के लिए, तो इसलिए नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी पानी भी हमें पानी की कमी की जो समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि जो पीने योग्य जो जल है वो क्या है, कम है। ठीक है, जैसे इसमें आगे देखते हैं कि जो यहीं पे देख लेते हैं, ये क्या है, हमारा जो जल का भाग है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 100% हमारा जल है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो ये वाला भाग है वो क्या है, महासागर। ठीक है, ये क्या है, महासागर है, वो भी 97.5%। ठीक है, और ये वाला जो बचा जो जल है वो है लवण। ठीक है, ये क्या है, लवणीय जल यानी खारा है, वो महासागर का पानी 97.5 जो पीने योग्य नहीं, ये अलवणीय जल है। अलवणीय जल वो कितना है, वो है 2.5%। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो महासागर के बारे में। ये महासागर है, तो महासागर कितने प्रकार के होते हैं, तो महासागर हमारे क्या है, 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, महासागर 5 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उनको देखते हैं। महासागर, सॉरी टेढ़ा हो गया, महासागर। देखिए, महासागर में क्या है कि ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और महासागरों का जल हमेशा क्या होता है, गति में रहता है। जल हमेशा गति में रहता है, यानी चलता रहता है, तो गति में रहता है, ये निरंतर बहने वाला यानी गति करते रहने वाला। आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि महासागरों के जल को हमने यानी जल को तीन मुख्य गतियां हैं। ठीक है, महासागरों के जल की 3 मुख्य क्या है, गतियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहली है तरंग गति, दूसरी है ज्वार भाटा। ठीक है, महासागरों में क्या, ज्वार भाटा, तरंग, और तीसरा है जो है महासागरीय जलधारा। ये तीनों गतियां हैं।
आगे देखेंगे दुनिया यानी विश्व में 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा है हिंद महासागर और तीसरा है अटलांटिक महासागर। चौथा है आर्कटिक महासागर। और जो पांचवा है वो है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, ठीक है। अब इसमें जो हमने 5 महासागर देखे जो हमारे विश्व में है, प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। देखिए, प्रशांत महासागर, जो हमारा प्रशांत महासागर है, देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये दुनिया, जो प्रशांत महासागर है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है। ये लगभग आकार है, मतलब जो आकार है वो कैसा है? तो ये एक वृत्ताकार है। तो हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर का जो आकार है, आकार वृत्ताकार है। अगला पॉइंट है कि एशिया है, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलकर क्या करती हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर से घेरे हुए हैं। यानी बीच में क्या है? महासागर है, जो प्रशांत महासागर, और उसके आसपास यानी चारों तरफ क्या है? जो प्रशांत महासागर है उसकी चारों ओर एशिया जो महाद्वीप है, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये चारों तरफ उसको घेरे हुए, और बीच में क्या है? वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर है। इसके आसपास, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया क्या ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप हो गया, यहाँ उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, ये इस तरीके से इनको घेरे हुए हैं। और क्या है इसमें पॉइंट कि ये हो गया प्रशांत महासागर के चारों ओर। आगे इसमें ये दुनिया का से घेरे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्थान या सबसे गहरा स्थान, सबसे बड़ा गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान है मरियाना गर्त। इसी महासागर में है। ठीक है, ये तो हो गई कि दुनिया का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त इसी महासागर में है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें कि दूसरा क्या कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर के बारे में
हमने प्रशांत महासागर के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि हिंद महासागर में क्या है। देखिए दूसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर इकलौता महासागर है, इकलौता महासागर है, महासागर है जिसका नाम क्या है, किसी देश के ऊपर, किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है। और जो ये हिंद महासागर है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। तो हिंद महासागर का आकार, हिंद महासागर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस महासागर के पश्चिम में क्या है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, और उत्तर में एशिया महाद्वीप, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो हिंद महासागर है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार होने की वजह से क्या है, पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। ठीक है। ये क्या है, बीच में है। तीसरे नंबर का जो महासागर है वो कौन सा है, वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में है कि ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। इसका जो आकार है वो एस के समान है, यानी इसका आकार, यानी अटलांटिक महासागर का आकार एस, जो एस होता है, एस अक्षर, तो एस के समान है। एस अक्षर के समान है। अगला पॉइंट है कि इस महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप हैं, तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। अगला पॉइंट है कि अटलांटिक महासागर है वो व्यावसायिक, यानी व्यवसाय के लिए, व्यावसायिक
दृष्टिकोण से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, अगर सबसे व्यस्त महासागर पूछा जाए तो वो है अटलांटिक महासागर। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार एस के समान है तथा इस महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है तथा अटलांटिक महासागर व्यावसायिक दृष्टि से क्या है, सबसे व्यस्त महासागर है। अब आगे देखेंगे हम चौथे नंबर का जो महासागर है वो कौन सा है। देखिए, चौथा नंबर का हमारा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, ये महासागर जो आर्कटिक महासागर है ये क्या है, आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह जो आर्कटिक है तो यह है आर्कटिक महासागर है, तो यह है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों तक फैला है। अगला पॉइंट है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संधि का काम करने वाला जो छीछल जल होता है, जल वाला एक संकरा मार्ग है, यानी सिकुड़ा हुआ मार्ग है। ठीक है, कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के बीच की जो संधि है को काम करने वाला एक छिछला जल, यानी जिसे हम कहते हैं एक संकरा मार्ग है, यानी छिछला जल से एक संकरा मार्ग है, और जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे बेरिंग जल संधि सुनी होगी, उसी को कहते हैं। तो बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा पांचवा जो महासागर है वो है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर में है कि यह महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है। ठीक है, जो दक्षिणी महासागर है ये महासागर है जो वो
अंटार्कटिका जो महाद्वीप है अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह उत्तरी या कहें उत्तर की, यह उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। ठीक है, ये उत्तर की 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। ठीक है, ये हो गई क्या है हमारा जो जलमंडल में जो महासागर थे वो 5 थे, उनके बारे में हमने इसमें पॉइंट देख लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो वायुमंडल क्या होता है और उसमें क्या मतलब उसका जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं। ठीक है, स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया। अब तीसरा जो मंडल बच रहा है वो कौन सा है? तीसरा हमारा बच रहा है वायुमंडल। ठीक है, इसे हम तीसरा पॉइंट कहते हैं कि ये है वायुमंडल। जो वायुमंडल है इसमें क्या है कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से गैस की परतों से क्या है? घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से, यानी उसकी जो चारों तरफ क्या है? गैसों का एक आवरण है। ठीक है, चारों तरफ गैसों का आवरण है, यानी चारों तरफ से गैसों से घिरी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए योग्य वायु प्रदान करता है। ठीक है, और सूर्य से और क्या करता है? और सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक जो गैस है, तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें कौन सी होती है? पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें। ठीक है, उनसे क्या करती हमारी अल्ट्रासाउंड यानी यूवी किरणें यानी पराबैंगनी किरणें, इनसे क्या करती? हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से भी हमारी रक्षा करती हैं। अगला देखेंगे कि जो वायुमंडल है वो कहां पर है? तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? फैला है। ठीक है, कैसे? पहला हमारा जो मंडल आता है वो कौन सा होता है? यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला मंडल हमारा कहलाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, मैं कहा कि वायुमंडल हमारे 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो पहला है क्षोभ मंडल, जिसमें क्या होती है? मौसमी घटनाएं होती है। यहाँ पर क्या होती है? बरसात होती है, सब कुछ क्या होती है? मौसमी घटना बोल सकते हैं, मौसमी घटना। ये होता है क्षोभ मंडल, यहाँ पर सब तरह की मौसमी घटना होती हैं। और ये इसको बोलते हैं समताप मंडल। यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयान
उड़ाए जाते हैं। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। जो ये समताप मंडल है, ये वाली जो परत है इसकी, वो क्या है, यहाँ पर ही ओजोन परत पाई जाती है। यहीं पर ये क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत जो पराबैंगनी सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें यहीं पर होती हैं, जो हमारी पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती, जो हमारी धरती पर नहीं पहुंच पाती, जिससे हमें क्या होते, इनसे जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अगला है, यहाँ पर है मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है, उसके बाद आता है आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम होता है उसको हम कहते हैं बाहरी मंडल। ठीक है, जो बाहरी मंडल, इस तरीके से ये क्या होते हैं, जो मंडल होते हैं यानी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यहाँ पर 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि क्या हो गई। यहाँ पर हमने अगला पॉइंट है हमारा कि वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तो 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, घटकों, तापमान व अन्य के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। वो हमने देख लिए कौन कौन से हैं। उसमें हमने सबसे पहले देखा था क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा था हमारा समताप मंडल। जो तीसरा था वो क्या था, मध्य मंडल। चौथा था हमारा आयन मंडल, और 5वां था हमारा बाहरी मंडल। ठीक है, ये क्या हो गए, इनके जो तापमान के आधार पर इनके घटक। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे जैसे इनकी क्या बढ़ती हैं, ऊंचाइयां बढ़ती हैं, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का घनत्व होता है, घनत्व भी बदलता है। ये कहें तो जैसे जैसे इनकी स्थितियों में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे ये बढ़ती हुई जाती हैं, तो वायुमंडल के घनत्व में भी बदलाव आता है। आगे है कि समुद्र तल पर हवा का घनत्व, इसको हम इस जानते हैं कि समुद्र तल पर हवा का घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हवा का घनत्व कम होता है। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हवा का घनत्व घटता जाता है या कम होता जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, वायु है, वायु में क्या है, तो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की भूमिका, इसमें रुको हम देखते हैं आगे कि ऊपर ही देखते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है उनकी क्या क्या, जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है,
तो उनमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे कि जो गैसें होती हैं ये हो गए 100%। ठीक है, 100% गैसों में कौन कौन सी गैस होती है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसमें क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का ही ये पूरा भाग है कि यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन है। तो वो कितनी है, तो वो है 79%। ठीक है, और ये वाला हिस्सा होता है जो होता है ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये है ऑक्सीजन। वो कितनी होती है, 29.9%, या हम इसे कहते हैं 21% ऑक्सीजन। ठीक है, और यहीं पर ये होती है आर्गन, आर्गन गैस। जो आर्गन गैस होती है वो होती है 0.90%। इसमें जो गैस आती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, तो ये होती है 0.03%। ठीक है, और इसमें आती हैं अन्य गैसें, अन्य गैसें। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, अन्य गैसें आती हैं वो कितनी होती हैं, ये होती हैं 0.17%। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो ये गैस हैं तो उनमें नाइट्रोजन को देखते हैं सबसे पहले कि, तो पहला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की क्या भूमिका है, नाइट्रोजन की भूमिका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए क्या है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, आवश्यक होता है। ठीक है, प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन। और क्या है इसकी भूमिका, तो और भी है लेकिन हम इसमें एक ही जान लेते हैं। और क्या है, ऑक्सीजन, दूसरी गैस है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन की भूमिका। ठीक है, ऑक्सीजन की भूमिका, ऑक्सीजन की भूमिका क्या है कि सजीवों को, जो जिंदा हैं, जो श्वास लेते हैं, तो सजीवों को श्वसन के लिए ही, सजीवों को श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इससे हमारी श्वसन प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अगला है हमारा, जैसे अगली गैस कौन सी है, तो इसमें ही देख लेते हैं। अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भूमिका, इसमें क्या है, जो पौधे होते हैं, पौधों के, इससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं कि जो वस्तुएं क्या होती हैं, दहन होती हैं यानी जलती हैं। तो क्या होती है, इसमें दहन करने के लिए किसी भी चीज को, यहीं पे लिख देते हैं, किसी भी चीज का दहन, जो हमारी जो पृथ्वी पर जो भी चीज जलती है, तो किसी भी चीज का दहन करने के लिए भी ऑक्सीजन अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी चीज का दहन करने के लिए यानी जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की
आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका। देखिए पौधों को, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो पौधों को यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई क्या होती है, ऊष्मा होती है। ऊष्मा को पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, अवशोषित करके पृथ्वी पर समुचित तापमान बनाए रखने के लिए रखने में क्या करती है, मदद करती हैं। तो जो तापमान को क्या है, समान बना रहे रखने में मदद करती हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन गैसों का हमने इसके बाद पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है। इन तीनों से मिलकर एक मंडल बनता है, उसको बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, यानी हमने इसमें देखा कि पहले हमने अब किस किस बारे में हमने पढ़ लिया, तो यहां पर देखेंगे ठीक है, हमने जल मंडल, ठीक है, ये हो गया वायुमंडल, ये हो गया स्थल मंडल। ठीक है, जल मंडल क्या है, यहाँ पर नदियां होती हैं, नदी, झील, झरने होते हैं, उनमें क्या तो है ना, जिनमें मछलियां होती हैं जो उनके अंदर होती हैं। ऐसे ही वायु होता है, वायु में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। और स्थल मंडल यानी जमीन वाले स्थलीय भूभाग को, तो इन तीनों से मिलकर एक मंडल बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जो चौथा हमारा मंडल बनेगा वो है जैव मंडल, यानी जीवन संभव है। ठीक है, ये सभी तत्व जल, वायु और ये स्थल होगा तभी क्या होगा, जीवन होगा। तो ये क्या है, जैव मंडल। जैव मंडल के बारे में देखते हैं कि जैव मंडल स्थल मंडल, जैव मंडल है जो वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और वायुमंडल के बीच सीमित होता है, क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, जैव मंडल है जो स्थल मंडल, जल मंडल
और वायुमंडल के बीच सीमित होता है क्या? जीवमंडल। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां क्या होती हैं? प्रजातियां हैं। यहाँ पर बहुत सी जीवों की प्रजातियां हैं, जो कुछ तो क्या है? बहुत ही सूक्ष्म है, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया, जो बहुत सारे क्या हैं? बहुत से छोटे हैं, जीव हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं। ठीक है। बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे जीवमंडल में जीवमंडल के जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। जो जीवमंडल है के जो जीव आते हैं वो मुख्यतः उनको दो भागों में बांट सकते हैं। जो कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? पहला है पादप जगत। ठीक है। जो दूसरा है वो है जंतु जगत। ठीक है। पेड़ पौधे और जंतु। ठीक है। इन पर दो क्या है? मुख्य, जो जीवों को मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं, एक पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के तीनों मंडल आपस में क्या होते हैं? आपस में परस्पर क्या होते हैं? पारस्परिक क्रिया करते हैं, या हम कह सकते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है। पृथ्वी के तीन मंडल हैं। तीन मंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे इसमें। इसलिए स्थलमंडल तथा जलमंडल, इसमें जलमंडल और वायुमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। ठीक है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के
संसाधनों, पृथ्वी के संसाधनों के सीमित संसाधन कौन कौन से, तो सीमित संसाधन है जैसे प्रकाश है, वायु है, जल है, भूमि है, ये सभी खनिज हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के संसाधन कहलाते हैं, जो कि सीमित, इनका क्या है, सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया जैव मंडल। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।